आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था इसके बारे में हम जानेंगे। किस तरह से खिलजी वंश की स्थापना हुई, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, किस तरह से उसने दिल्ली सल्तनत में प्रशासन व्यवस्था में, सैन्य व्यवस्था में और आर्थिक रूप से सुधार किए, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम खिलजी वंश की जो स्थापना हुई, स्थापना से लेकर जो इसका अंतिम शासक रहा खिलजी वंश का, उन सब तक में जो भी घटनाएं हुई उन सबको आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, जिसमें हम आज सल्तनत काल में जो खिलजी वंश है उसके बारे में जानेंगे। खिलजी वंश का जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1290 से शुरू होता है और 1320 तक ये शासन, लगभग 30 साल तक ये शासन दिल्ली सल्तनत में रहा। इसके पहले लेक्चर में हमने गुलाम वंश को जाना था, पीडीएफ भी मिल गए होंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप आगे का लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ये जो स्थापना थी, खिलजी वंश की जो स्थापना थी, इसको इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति भी कहा है। तो खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये स्थापना हुई थी ये किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं था। ये कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई राजवंशीय परिवर्तन चला आ रहा हो कि जैसे कोई राजा है और राजा के बाद उसके पुत्र होते हैं, वो वंश था। इस तरह से कोई भी नहीं था। इसके पहले जो हमने लेक्चर में देखा था तो उसमें क्या था कि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो उसने क्या किया था, अपने सेनापति को वो जो भी सत्ता थी वो दे दी थी। अब जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, इसने बलबन के बाद जो शासक हुआ था कैकुबाद, जो कि बलबन माफ़ कीजिएगा, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद, उसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। और बलबन के द्वारा जो भी परिवर्तन उस समय पर किए गए थे, है ना, उसके बिल्कुल विपरीत ये युग था। तो एक तरह से जो इसको क्रांति कहा गया, तो ये बलबन के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी ना, उससे बिल्कुल अपोजिट ये व्यवस्था थी। बलबन किस तरह से था ये हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि वो उसने किस तरह से एक राजत्व सिद्धांत चलाया था, है ना, उसके विपरीत ये व्यवस्था थी। इसलिए इतिहासकारों ने इसको खिलजी क्रांति कहा है। खिलजी क्रांति भारत में स्थापित मुस्लिम राजत्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। किस क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में। इस जो ये काल था, ये करीब 30 साल का जो खिलजी वंश का काल था, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास कार्य किया था तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी स्थापना की, जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी का जो पूरा नाम है वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने से पूर्व ये आरिज ए मुमालिक सैन्य मंत्री होता है, वो ये था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ये जो पद प्राप्त किया था, जो सुल्तान का पद था, ये इसको किसी भी तरह से वंशाधिकार से प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि इसको प्राप्त करने के जिसने अपनी बल का प्रयोग किया था। तो जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, ये क्या था, ये बलबन के शासनकाल में, मतलब जो कैकुबाद जब आया था तब ये उसके शासनकाल में था। आरिज ए मुमालिक जो कि सैन्य मंत्री था, इसको कैकुबाद ने शाइस्ता खां की भी उपाधि दी हुई थी। कीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी जब ये शासन में आया तब इसकी उम्र भी करीब 70 साल लगभग हो गई थी, काफ़ी उम्र हो गई थी। और ये पहला सुल्तान था जिसने दूसरों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई। मतलब इसका जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत ऐसा था कि किसी भी तरह के किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। ये दूसरों को प्रसन्न रखने की भावना रखता था। हिंदुओं के प्रति भी इसकी जो दृष्टिकोण था, ये उदार दृष्टिकोण रखता था। इसके प्रशासन में तुर्कों, गैर तुर्कों, भारतीय मुसलमान
और हिंदुओं को विशेष स्थान था। मतलब जो प्रशासनिक पद होते हैं ये हिंदुओं को भी प्राप्त था, प्रशासन में तुर्कों को भी प्राप्त था, गैर तुर्कों को भी प्राप्त था, और जो भारतीय मुसलमान थे, नए मुसलमान जो थे, उनको भी ये पद प्राप्त था। इसके पहले वंश उसमें क्या हो रहा था, जो गुलाम वंश में देखा तो उसमें एक तरह से जो तुर्क थे उनको महत्व दिया गया था। इस तरह से जो इसकी एक नीति थी, ये उदारता पूर्वक नीति अपनाया हुआ था। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक तरह से बिल्कुल बलबन के अपोजिट ये क्रांति मानी जाती है। तो जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, इसने अपने प्रशासन काल में काफ़ी शांतिपूर्व तरीके से अपना जो प्रशासन था वो देखा था। इसके साथ ही जो इसका भतीजा था, इसके बाद इसने क्या किया था, जो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा दक्षिण अभियान भी चलाया गया था। तो दक्षिण भारत का जो प्रथम आक्रमण है वो जलालुद्दीन काल में, जलालुद्दीन का जो शासन काल था उसमें उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण अभियान चलाया गया था, जिसमें कि उसने जो आक्रमण किया था, देवगिरी में आक्रमण किया था। और देवगिरी में जो उस समय पर जो देवगिरी का शासक था उस समय पर वो था रामचंद्र देव को अलाउद्दीन के द्वारा पराजित कर दिया गया था। और देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति इकट्ठा की थी। इसी तरह दक्षिण विजय अभियान जो चलाया था उसमें उसको सफलता भी हासिल हुई थी। इसी के साथ जलालुद्दीन खिलजी के समय पर इसके शासनकाल में 2 विद्रोह भी हुए थे, जिसमें प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था ईरानी फकीर सीदी मौला के द्वारा। इसने विद्रोह किया था, जिसके विद्रोह को दबाने के लिए उसको हाथी के तले दबा दिया गया था। मतलब उसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया गया था। किसको? फकीर सीदी मौला को। इसी प्रकार दूसरा विद्रोह मलिक छज्जू के द्वारा किया गया था, जिसको कि उसने बाद में क्षमा कर दिया था। तो इस तरह से 2 विद्रोह भी हुए थे जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इस प्रकार करीब 6 साल तक इसका शासनकाल था और लगभग 2000 मंगोल जो धर्म था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में आकर बस गए थे। तो जो ये मंगोल थे, अब ये क्या कहलाने लगे थे? ये कहलाने लगे थे नए मुसलमान। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी के समय पे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखे गए। उस समय पर जो प्रथम आक्रमण किया गया था, अभियान के रूप में चलाया गया था, वो था दक्षिण अभियान, जो कि उसके भतीजे के द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा चलाया गया था। ये अलाउद्दीन की अगर बात करते हैं तो ये इलाहाबाद के पास उस समय पर काड़ा नाम का स्थान था, वहाँ का ये सूबेदार था। इसको हम आगे जानेंगे। तो इस प्रकार जो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था, ये प्रत्यक्ष रूप से तो शासन नहीं कर रहा था, मतलब शासन कर रहा था, लेकिन इसने अपने जिस क्षेत्र में ये बैठता था, मतलब जिसकी राजधानी थी, जो मुख्यालय था, वो वहाँ पर ये किसी भी तरह का एक तरह से देखें तो उदारपूर्वक नीति में ही कर रहा था। क्योंकि इसने एक कथन ये भी कहा था, जलालुद्दीन ने अपने विद्रोहों के प्रति दुर्बल नीति का पालन किया था। मतलब किसी भी तरह से कठोर नीति नहीं अपनाई थी। जैसे कि हम बलबन को देखते थे तो उसने क्या नीति अपनाई थी? उसने लौह और रक्त वाली नीति अपनाई हुई थी, ठीक है, कठोर नीति अपनाई थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति का पालन किया था। वो ये कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत में नहीं है, ठीक है। तो एक तो उसका क्या था, एज भी बहुत ज़्यादा थी, 70 साल की उम्र में वो शासन में बैठा था। और दूसरी बात ये थी कि वो उतना सक्षम नहीं था कि वो आक्रमण कर सके या किसी भी तरह से राज्य का विस्तार करने की उसकी ऐसी कोई नीति इतनी नहीं थी। तो इस प्रकार का जो देखा हमने कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने खिलजी वंश की स्थापना की। जुलाई 1246 में जलालुद्दीन खिलजी कड़ा गया, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पर सूबेदार था, वहाँ पर गया था अलाउद्दीन खिलजी को बधाई देने की दक्षिण अभियान की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद को उसने सुल्तान घोषित कर दिया। तो इस प्रकार हमने जलालुद्दीन खिलजी के काल को जाना। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी
इसका शासनकाल होता है 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल देखा जाता है। इसका जो वास्तविक नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुलशास्प। अलाउद्दीन जो था ये जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था, मतलब जलालुद्दीन का ये भतीजा भी था और दामाद भी था। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कराया था। सुल्तान बनने से पूर्व ये कड़ा, मतलब जो इलाहाबाद का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का ये सूबेदार था। ठीक है, और वहीं पर इसने अपना आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। फिर जब जलालुद्दीन की इसने हत्या कर दी थी, उसके बाद जब ये बलबन यहाँ बलबन में जो महल बनाया था दिल्ली में, वहाँ पर आकर खुद को इसने फिर सुल्तान के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया था। सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन की उदारता और मानवतावाद के सिद्धांतों का त्याग किया। जो मानवतावाद का सिद्धांत और उदारता का सिद्धांत जलालुद्दीन ने चलाया था, उसके विपरीत किसने सिद्धांत चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण नीति बनाई थी, सैन्य अभियान किए थे। ठीक है, एक अपने राज्य का विस्तार करने की ललक इसको थी। जो किससे प्रभावित था? ये सिकंदर, अशोक, इन सब के बारे में इसने सुना हुआ था और इन सब से ये प्रभावित था, और यही कारण था कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसने कई सैन्य अभियान चलाए थे, जिसको हम जानेंगे। तो जो दिल्ली से अगर देखा जाए, दिल्ली से शुरू होता है इसका सैन्य अभियान, और इस तरह से गुजरात, बंगाल, कड़ा से होते हुए ये इस तरह से इसने एक सैन्य अभियान चलाया था, इसको हम आगे जानेंगे, जो राज्य विस्तार इसने किया था। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो किस प्रकार से थी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था, इसने अपनी जो साम्राज्यवाद की नीति बनाई थी वो किससे प्रभावित होकर बनाई थी? सिकंदर, अशोक और समुद्रगुप्त की भांति वो विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था, और इसी उद्देश्य से उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, और साम्राज्य नीति का पालन, इस नीति के तहत उसने क्या किया? उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए अलग अलग नीति अपनाई। ठीक है, वो नीति क्या थी कि जो उत्तर के राज्य थे उनको जीत कर सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, जो भी उत्तर के राज्य थे उनको जीता और उनको किससे मिलाते चला गया? अपने राज्य में, अपने सल्तनत में मिलाते चला गया। ठीक है, उससे उसका राज्य विस्तार हुआ। इसी प्रकार दक्षिण के जो राज्य थे उनको जीता, लेकिन उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। अब ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण किस प्रकार से था कि एक तरह से उनको जीत लिया था, लेकिन जो वो राज्य थे उनको अधीनता के लिए कहा गया था, और समय समय पर वो राज्य कर देते रहे, उपहार देते रहे, उनसे धन संपत्ति मिलती रहे। इस प्रकार से उसने नीति चलाई थी कि देखिए दक्षिण तरफ तो वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण वहाँ पर बना के रखा हुआ था। तो इस तरह से जो उसकी नीति थी उत्तर और दक्षिण राज्यों को लेकर अलग अलग प्रकार से थी। दक्षिण भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति को प्राप्त करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो साम्राज्यवाद नीति थी वो क्या थी कि उत्तर के जो राज्य उनको अपने सल्तनत में मिला लेता था, और जो दक्षिण के राज्य वहाँ से संपत्ति और कर प्राप्ति करने का एक वो साधन था, एक स्रोत दक्षिण राज्य हुआ करते थे। इसी प्रकार जो देखा जाए तो जो इसका सैन्य अभियान था, प्रमुख सैन्य अभियान था, इस सैन्य अभियान में जो पहला अभियान था वो था गुजरात। गुजरात में पहला सैन्य अभियान रखा था, जो कि गुजरात के बघेला राजपूत रायकर्ण द्वितीय के खिलाफ इसने पहला सैन्य अभियान शुरू किया। ये गुजरात के अनहिलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये गुजरात की जो राजधानी उस समय पे थी अनहिलवाड़ा। इस अभियान के नेतृत्व किया था वो किया था नुसरत खान ने और उलुंग खान ने। इसके बाद क्या हुआ? जो ये राजपूत था, गुजरात का जो राजा उस समय पे था राजपूत रायकर्ण, ये अपनी राजधानी छोड़कर देवगिरी भाग गया। ठीक है, तो इस तरह से जो वहाँ का नियंत्रण था वो किस पर आ गया था? उसको फिर सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक, ये था पहला अभियान। दूसरा अभियान करीब 1300 ईस्वी में रणथंबोर के दुर्ग जिले पर इसने डेरा डाला और वहाँ के शासक हम्मीर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो दूसरा आक्रमण कौन सा हो गया? दूसरा आक्रमण इसने किया कहाँ पे? रणथंबोर में, और यहाँ के शासक हम्मीर देव को
परास्त कर दिया और रणथंबोर पे अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार जो दूसरा अभियान था इसमें जो रणथंबोर है वहां पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद जो तीसरा अभियान था, तीसरा अभियान चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने यहाँ का शासन प्रबंध अपने पुत्र खिज्र खां को दिया और मेवाड़ का नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। तो इस प्रकार जो पहला आक्रमण था वो कौन सा था, वो गुजरात था। दूसरा आक्रमण किया रणथंबोर में और तीसरा आक्रमण कहाँ किया, चित्तौड़ में। 1303 के लगभग चित्तौड़ में आक्रमण किया और चित्तौड़ में आक्रमण करने के बाद इसकी जो राजधानी थी, क्या थी राजधानी, इसकी राजधानी थी मेवाड़। ठीक है, यहाँ पर राजा रतन सिंह का शासन था। राजा रतन सिंह जो आपने अगर पद्मावती मूवी देखी होगी उसमें जो चित्तौड़ की जो महारानी थी वो थी पद्मावती। ठीक है, यहाँ पर भी उसने फिर आक्रमण किया और वहाँ पर उस समय पर राणा रतन सिंह का शासन था। इसको जीतने के बाद जो यहाँ का शासन प्रभार था वो अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया और उसका नाम फिर जो ये क्षेत्र है इसका नाम बदल के फिर क्या रख दिया था उसने, खिजराबाद। ठीक है, तो इस तरह से इसके 3 आक्रमण हुए थे जो कि 1299 से 1303 तक चले। आगे के आक्रमण हम आगे जानते हैं। फिर जो चौथा आक्रमण था ये भी, इसके बाद जो आक्रमण किया, चौथा आक्रमण जो था वो था 1305 में एनमुल्क को मालवा पर भेजा और मालवा के शासक महक देव को परास्त किया और उज्जैन, धार, चंदेरी को जीत लिया। तो जो ये क्षेत्र था मध्य प्रदेश के पास, जो ये मांडू का जो क्षेत्र था उस समय पर, जो ये मालवा पूरा क्षेत्र था ये था उस समय पर जो शासक थे महलक देव के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था। इनको अलाउद्दीन ने एनुल मुल्क को भेजा था अपने सेनापति के रूप में और वहाँ का जो क्षेत्र था उसको जीत लिया गया था और महलक देव जो थे उनको पराजित कर दिया गया। इस मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते थे उस समय पर उज्जैन, धार, चंदेरी, इन सबको जीत लिया गया था। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आ गए, ये भी दिल्ली सल्तनत के अंदर ये मिला लिया गया। ठीक है, इसी तरह 1308 में सेवान की और 1311 में जालोर के रूप में इसने विजय प्राप्त की थी। तो ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था ये इसका अंतिम अभियान था। 1308 में सेवान की और 1311 ईस्वी में जालोर की विजय की। जालोर का अभियान उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो प्रमुख अभियान जो था वो गुजरात से शुरू हुआ था। करीब 1297 में अभियान शुरू हुआ था और जो अंतिम अभियान था वो 1311 में जालोर की जो विजय हुई वो अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। इस प्रकार हमने इसके जो प्रमुख सैन्य अभियान थे इसको जाना। आगे हम दक्षिण नीति को जानेंगे। अलाउद्दीन की जो दक्षिण नीति थी वो किस प्रकार से थी। अलाउद्दीन दक्षिण नीति के लिए अल्मिक काफूर को सेनापति नियुक्त किया। अल्मिक काफूर मतलब मलिक काफूर जो था उसको नियुक्त किया। यहाँ पे गलत थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मलिक काफूर को उसने दक्षिण नीति के लिए नियुक्त किया था। मित्रता और कठोरता की नीति का पालन किया। मित्रता और कठोरता की नीति से क्या मतलब है? मित्रता मतलब जो राज्य अगर अधीनता स्वीकार कर ले उनसे मित्रता करना है। मतलब उनको अपने नीति के बारे में बता देना है कि जो राज्य अगर अधीन हो जाए तो उनसे कर प्राप्त करना है, संपत्ति प्राप्त करना, इस तरह से मित्रता उनसे करनी है। और जो अधीनता स्वीकार ना करें उनके लिए कठोर नीति का पालन करना। तो इस प्रकार से कठोरता और मित्रता की नीति का पालन किया। दक्षिण नीति का मुख्य उद्देश्य राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न रखकर उन्हें कर देने योग्य बनाकर रखना, जिससे कि उपहार और संपत्ति प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या था कि दक्षिण राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण न रख के उनसे धन संपत्ति प्राप्त करना, उनसे कर इत्यादि प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। दक्षिण नीति के अंतर्गत इसके जो प्रमुख अभियान थे जिसमें जो प्रमुख राज्य थे वो थे देवगिरी का यादव वंश, वारंगल का काकतीय वंश, द्वार समुद्र का होयसेल वंश और माबर का
पांड्य वंश। ठीक है, दक्षिण में जो ये 4 प्रमुख राज्य थे ये इसका अभियान के अंतर्गत थे। इसके अलावा और भी कई राज्य थे, लेकिन ये प्रमुख राज्य थे। और अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर्स में, मतलब अभी ये नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो दक्षिण राज्य के बारे में हमने जाना था, तो जो ये राज्य थे ये पहले से ही अपने आपस में इनमें अच्छे संबंध नहीं थे, ये परस्पर ही संघर्ष होते रहते थे। जैसे हमने पांडे जो युद्ध देखा था, किस तरह से वो दक्षिण में युद्ध जो चला था, उस सबको हमने देखा था कि जो ये क्षेत्र थे ये आपस में भी संघर्षरत रहा करते थे। तो यही इसी का फायदा उठाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस प्रकार जो उसके प्रमुख रूप से जो ये क्षेत्र थे, देवगिरी के यादव वंश और वारंगल का काकतीय वंश, द्वार समुद्र का होयसल वंश और माबर का पांड्य वंश, इस पे इसने क्या नीति अपनाई? सबसे पहले हम जानेंगे देवगिरी का जो यादव वंश था, इसमें 1307 से 1308 के बीच में आक्रमण किया, जिसमें जो देवगिरी का उस समय पर, तो जो इसका पहला आक्रमण था वो देवगिरी के यादव वंश की तरफ था, जो 1307 से 1308 में ये आक्रमण किया गया था। उस समय पर जो राजा था वो था रामचंद्र देव, इसके द्वारा समर्पण कर दिया गया था और रामचंद्र देव ने वार्षिक नजराना के रूप देने के लिए ये तैयार हो गया था, मतलब वार्षिक रूप से ये कर देने के लिए तैयार हो गया था। साथ ही इसने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन से करा दिया था। इस अभियान में मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। मलिक काफूर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक हिजड़ा था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 1000 दिनार पर खरीदा था। इसको 1000 दिनारी के रूप से के नाम से भी जानते हैं और ये अलाउद्दीन का बहुत ही खास था। फिर आता है वारंगल का काकतीय वंश। इस पर दूसरा आक्रमण किया। किस पर? वारंगल के काकतीय वंश पर, जो कि 1309 से 1310 के बीच में ये आक्रमण हुआ। इसमें भी जो उस समय पर वहाँ का शासक था रुद्रदेव, इसके द्वारा आत्मसमर्पण कर लिया गया था, जिससे युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया था, क्योंकि जो राजा था रुद्रदेव उसने आत्मसमर्पण कर लिया था और अपने राजकोष का एक भाग वो अलाउद्दीन को देने के लिए तैयार हो गया और वार्षिक नजराना भी अदा करने के लिए वो सहमत हो गया। इसके बाद मलिक काफूर है उसने अपना तीसरा आक्रमण किया। कहाँ पर? द्वार समुद्र में। द्वार समुद्र के किले को उसने घेर लिया और वहाँ का जो शासक था द्वार समुद्र का, वो भी वार्षिक नजराना देने के लिए तैयार हो गया और वहाँ से भी मलिक काफूर को अपार धन संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ। उसको अपार धन वहाँ से प्राप्त हुआ और जो वार्षिक नजराना या कर की अगर हम बात करते हैं वो भी वो देने के लिए तैयार हो गया। तो मतलब जो उपहार इत्यादि थे वो उनको वार्षिक रूप से मिलना, ये जो जितने भी राजा थे उन्होंने वार्षिक नजराना, जिसको उपहार या कर के रूप में कह सकते हैं, वो देने को तैयार हो गए थे। इसके बाद जो इनका अगला, मलिक काफूर का जो अगला टारगेट था वो था माबर। ठीक है, माबर की राजधानी मदुरा पे इसने आक्रमण किया। ठीक, वहाँ का जो शासक था वो तो पहले ही भाग गया। ठीक है, जो सुंदर नाम का एक वहाँ पे शासक था वो पहले ही भाग गया। इसके बाद जो मलिक काफूर है उसने मदुरा के जो राजकोष है वहाँ पर अधिकार कर लिया, लेकिन मदुरा को ये पूरे रूप से जीत नहीं पाया। अत्यधिक रूप से इसने धन वहाँ से इकट्ठा किया और अत्यधिक रूप में उसने धन प्राप्त किया और इस प्रकार अलाउद्दीन ने मदुरा को छोड़कर, इस प्रकार अलाउद्दीन के समय पे मदुरा को छोड़कर दक्षिण के सभी राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत का ये एक भाग बन गए थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में, कि इनको यहाँ से धन संपत्ति प्राप्त होती रहे वार्षिक रूप से, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था आक्रमण करने का, कि इनको धन संपत्ति प्राप्त करनी थी, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखना था। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपनी साम्राज्य नीति बनाई थी और उसके सैन्य अभियान को हमने जाना। आगे हम जानेंगे अलाउद्दीन के सुधार। अलाउद्दीन ने जो प्रशासन में और सैन्य आर्थिक रूप में क्षेत्र में कई सुधार किए, इसको हम आगे जानते हैं। सबसे पहले जो इसकी बात करते हैं तो अलाउद्दीन के सुधार में प्रशासन के रूप में अगर हम देखते हैं तो 2 सुधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है सैन्य सुधार और एक आता है आर्थिक सुधार।
सबसे पहले हम बात करते हैं सैन्य सुधार की। सबसे पहले अलाउद्दीन ने क्या किया कि सेना का केंद्रीकरण किया और एक स्थायी सेना का गठन किया। सेना का विभाजन 10, 100, 1000 और 10,000 इकाइयों में किया। ठीक है, एक तरह से उसने चैनल ग्रुप बनाया हुआ था कि 10 विभाजन किया था, जिसमें सिपह सालार, अमीर, मालिक, खान और तुमन के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब हर एक जो ये ग्रुप था 10, 100, 1000 और 10,000 सेनाओं का, इनके लिए भी सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान और तुमन नाम से इनको जाना जाता था। इसके लिए भी उन्होंने एक बैच का एक जो मुख्य था वो नियुक्त करता था। तो इस प्रकार से सेना का विभाजन किया गया। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा था कि सैनिकों को भूमि वेतन के रूप में मिलती थी। अब इस समय पे, अलाउद्दीन के समय पे, जो सैनिक हैं उनको नगद वेतन दिया जाने लगा था। भूमि की जगह पर कोषागार से नगद वेतन का प्रचलन अलाउद्दीन ने शुरू किया था। हुलिया लिखने, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिससे क्या होता था कि अगर कोई घोड़ा अस्वस्थ है तो उसको बदलने के लिए किसी भी तरह की धोखेबाजी ना की जाए, इसलिए घोड़ा दागने की प्रथा का उसने शुरुआत की। तो इस प्रकार जो सुधार किए गए थे वो किए गए थे। इसी के साथ ही किले और दुर्ग में पर भी, जो किले और दुर्ग होते थे वहाँ पर अनुभवी और विवेकशील सेना नायकों को नियुक्त किया जाता था, जिनको कि कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार जो हम देखते हैं कोतवाल की जो नियुक्ति थी वो भी इसके समय, अलाउद्दीन के समय पे की गई थी। इस प्रकार खिलजी ने सेना की कार्यकुशलता में विशेष सुधार किए, जिससे वे अपनी साम्राज्यवाद की जो नीति है उसको पूर्ण कर सका। उसने सैनिकों को खुश रखा। ठीक है, अभी तक भूमि मिलती थी लेकिन अब क्या नगद वेतन मिलता था। तो इस प्रकार से सैन्य सुधार के रूप में ये महत्वपूर्ण कार्य अलाउद्दीन के द्वारा किए गए। प्रीवियस ईयर में भी ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और संभावना है कि ये आपको इस बार मेंस में पूछे जाएं। तो इस क्वेश्चन के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो ये बहुत आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके 5 नंबर्स का जो भी मार्क्स में क्वेश्चन, अब क्या है चेंजेस हुए हैं तो 5 मार्क्स और 11 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये 5 मार्क्स में, 11 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। 1-2 बार अगर आप इस वीडियो को भी सुन लोगे ना तो ये आपका अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे तो ये आपको बहुत हेल्प। तो उसमें भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना कि हुलिया दागने का प्रथा कहाँ से शुरू हुई, जैसे पूछे भी गए हैं इस तरह के क्वेश्चन कि सबसे कम कार्यकाल मुगल वंश में किसका रहा, तो वो खिलजी वंश का था। इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके प्रीलिम्स में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही इसका जो सुधार, इसमें हमने सैन्य सुधार को जाना। आगे हम आर्थिक सुधार को जानते हैं। अलाउद्दीन ने जो प्रशासन व्यवस्था में आर्थिक सुधार किए, इसको हम जानेंगे। आर्थिक सुधारों की जानकारी हमें जियाउद्दीन की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। ये सब पुस्तकों की डिटेल का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप 1-2 बार और पढ़ लेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्थिक सुधारों की जानकारी हमको किस में मिलती है, वो हमें मिलती है जियाउद्दीन की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भी 2 महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी। पहली व्यवस्था थी भू राजस्व प्रणाली और दूसरी व्यवस्था थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो भू राजस्व की दर 1/3 के स्थान पर 1/2 मतलब आधी लगान वसूल करने का आदेश दिया। आर्थिक सुधार के रूप में जो ये भू राजस्व है, इसमें कई महत्वपूर्ण ये कार्य किए गए थे। तो जो लगान के रूप में देखो, पहले क्या मिलता, 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था, अब वो 1/2 लगान के रूप में वसूलने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार अन्य कर, जैसे घड़ी का मतलब होता है आवास कर। ठीक है, चरही का मतलब होता है जो चारागाह का कर होता है, जो पशु मवेशी अपने चराते हैं उनका कर, चरही। ठीक है, जहाँ चारागाह जो भूमि होती है उसका कर चरही कहलाता था। इस तरह से कई कर लागू किए गए थे। चरही का मतलब एक और होता है कि जो दुधारू पशु होते हैं उन पर कर लगाना। ठीक है, तो ये कर लगाए गए। इसी प्रकार खुम्स की दर पर परिवर्तन किया गया। ठीक
ठीक, खुम्स का मतलब होता है जो लूटा हुआ धन या जो गड़ी संपत्ति होती है ना, गड़ा हुआ धन, वो धन कहलाता था खुम्स। ठीक, खुम्स की दर पर भी परिवर्तन किया गया। जैसे कि पहले देखा जाए तो 1/5 राज्य को मिलता था और 4/5 जो था वो प्राप्तकर्ता के लिए था पहले। ठीक है, अब इसके परिवर्तन में क्या किया गया कि जो 1/5 राज्य की जगह पर 4/5 राज्य का होता। ठीक, और 4/5 जो कि पहले प्राप्तकर्ता को मिलता था उसकी जगह पर 1/5 प्राप्तकर्ता को मिलने लगा। मतलब जैसे पहले होता था कि 1/5 किसका था, पहले राज्य को मिलता था, 4/5 किसको मिलता था, प्राप्तकर्ता को। इसके बिल्कुल विपरीत क्या हो गया अब कि 1/5 किसको मिलेगा, प्राप्तकर्ता को, और 4/5 किसका हो गया, राज्य का। तो ये दर निश्चित कर ली गई। इसके बाद इसके साथ ही जो कार्य किए गए उसके बाद क्या किया गया कि अधिक से अधिक भूमि को खालिस भूमि के रूप में जाना गया। मतलब अधिक से अधिक जो भूमि हो उसको खालिसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर, इसके तहत दान में, मिल्क, वक्फ आदि के रूप में दी गई जमीन को वापस ले लिया गया। मतलब जो दान इत्यादि में भूमि दी जाती थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया गया कि ये जो भूमि है ये अब सरकार के अधीन है। मतलब जो उस समय पर शासन में था अलाउद्दीन, उसके नियंत्रण में ये भूमि जो पड़ी थी, खाली पड़ी हुई थी, ये भूमि किसके अंतर में आ गई, अब खालिसा भूमि के रूप में आ गई। और जो भी क्षेत्र थे, दोआब क्षेत्र में जो मुक्त भूमि थी वो केंद्र नियंत्रण पे आ गई। ठीक है, इस प्रकार भूमि के लिए कुछ नियम बना दिए गए। भू राजस्व निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई गई। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो अभी तक क्या होता था कि एक रस्सी या माप लेकर चलते थे। इस समय पर क्या किया गया था कि वैज्ञानिक विधि को अपनाया गया था। और जो विधि थी, वैज्ञानिक विधि से ही भूमि का मापन किया गया, तब जाकर लगान का निर्धारण किया गया। इस विधि से मापन करने के बाद ही लगान का निर्धारण किया गया। इसके बाद उच्च अधिकारियों से बकाया राशि वसूलने के लिए दीवान ए मुस्तराज की नियुक्ति की गई। जो उच्च अधिकारी होते थे उनसे जो बकाया राशि वसूलनी होती थी, जो कर इत्यादि लेते थे, और आदि जैसे कर इत्यादि का जो सिस्टम था उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनसे भी वसूलने के लिए, मतलब बकाया राशि वसूलने के लिए दीवान ए मुस्तराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार जो भू राजस्व प्रणाली है उसमें सुधार किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके साथ ही उसने जो एक और अन्य कार्य किया था वो था मध्यस्थ। जो मतलब दलाल होते थे ना, कि जो लगान वसूली में राज्य की सहायता करते थे, मतलब जिसको खुद मुकद्दम चौधरी इस नाम से ये पदस्थ होते थे। ये क्या कार्य करते थे कि वसूलने का कार्य करते थे। ठीक है, और मध्यस्थता रखते थे। और इसके बदले क्या होता था कि राज्य से उनको सेवा या विशेष अधिकार मिलते थे। ये जो पद था मध्यस्थ का, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि लगान ये देते नहीं थे और किसानों का भी शोषण करते थे। मतलब राज्य अगर जो लगान लेता था उससे ज़्यादा लगान ये किसानों से लेते थे, तो उससे किसानों का शोषण होता था और राजकोष पर भी पूरा लगान आता नहीं था। तो जो ये मध्यस्थ थे इनको अलाउद्दीन खिलजी ने अलग कर दिया, इन पर रोक लगा दी। इससे हुआ क्या कि भू राजस्व प्रणाली से अब हम जानेंगे इसको लाभ क्या हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो ये भू राजस्व प्रणाली लगाई गई, इससे भू राजस्व संबंधी सुधार हुए। ठीक है, अब जो वसूली करने का काम था, जो कर वसूलने का काम था, वो डायरेक्ट शासन के द्वारा होता था। दूसरी बात क्या थी कि जो ये सुधार था, लगान की दर में वृद्धि होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई विद्रोह इसके शासनकाल में नहीं देखा गया। अभी तो क्या हुआ, इससे राजकीय आय में वृद्धि हुई, राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक से अधिक पर्याप्त साधन प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन के जो ये भू राजस्व संबंधी जो सुधार किए गए ये पूर्णतः सफल सिद्ध हुए। ठीक है, तो अभी हमने इसकी जो भू राजस्व प्रणाली है आर्थिक सुधार में, इसको जाना। इसके बाद आर्थिक सुधार में बाजार नियंत्रण प्रणाली पे भी कई सुधार किए गए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली जो है वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत
3 प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसकी जो जानकारी है वो हमको बरनी की तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है, अमीर खुसरो की खजाइनुल उल फुतूह में मिलती है, इसामी की फुतूह सलातीन में मिलती है। ये सारी बुक्स के जो हैं जिसमें डिटेल्स मिलती है, इन सब का भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो आपको मिल गया होगा। आपने इसको 1-2 बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो डिटेल्स है हमको जो अलाउद्दीन की है बाजार नियंत्रण प्रणाली की, वो इन बुक्स से मिलती है। सबसे पहले हम जानेंगे जो ये 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था है वो कौन कौन सी है। 3 प्रकार की जो बाजार व्यवस्था है वो उसमें सबसे पहले आती है मंडी तथा गल्ला बाजार। ठीक है, मंडी और गल्ला बाजार से तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये बाजार नियंत्रण है ये मंडी और गल्ला बाजार है, जिसको जैसे हम मार्केट बोलते हैं ना, बड़ा मार्केट होता है जहाँ पे अनाज इत्यादि मिलते हैं, वो उसकी व्यवस्था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या व्यवस्था की गई थी मंडी और गल्ला बाजार में। ये एक प्रकार की अनाज मंडी हुआ करती थी। ठीक है, अनाज मंडी थी जो कि अलाउद्दीन द्वारा स्थापित बाजारों में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी मोहल्ले में। ठीक है, जो बस्तियां होती थी वहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। अनाज की खरीद बिक्री की जानकारी मिलती थी। यहाँ पर अनाजों के मूल्य निर्धारित थे, जैसे गेहूँ 7.5 रुपये जीतल, मतलब जो तांबे के सिक्के होते हैं उनको जीतल कहा जाता था, तो 7.5 जीतल प्रति मन। जौ की कीमत निर्धारित थी उस समय पर, चावल की कीमत प्रति मन निर्धारित थी। तो इस प्रकार जो शक्कर, चावल, गेहूँ, गुड़ इत्यादि है, इसकी कीमतें शासन के द्वारा मतलब अलाउद्दीन के समय पे ही निर्धारित कर दी गई थी। तो अनाज मंडी में जो मूल्य की स्थिरता थी वो हमेशा अलाउद्दीन के द्वारा जो शासन में है वो उसके द्वारा निर्धारित की जाती थी। और जो ये हम आज देखते हैं अनाज मंडी जो मूल्य और स्थिरता है, ये हमेशा ही अगर माना जाए तो अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसने इसके लिए मलिक कबूल को बाजार का अधीक्षक, जिसको शहना ए मंडी कहते हैं, नियुक्त किया था। लगान की वसूली नगद और जिन्स दोनों में की जाती थी, मतलब अनाज के रूप में भी की जाती थी और नगद के रूप में भी की जाती थी। बाजार का प्रतिदिन का रिपोर्ट बरीदों और मुन्हियों गुप्तचरों के द्वारा लिया जाता था, जो कि बाजार की सम जानकारी सुल्तान को उपलब्ध। तो इस प्रकार जो मंडी और गल्ला बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एक मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से कराया था। अनाजों की दर को भी निश्चित कर लिया गया था और जो प्रतिदिन की रिपोर्ट है वो भी तैयार होती थी। मंडियों पर निरीक्षक भी नियुक्त किया गया था, जिसको शहना ए मंडी कहते थे। तो इस प्रकार अनाजों के दाम निर्धारित कर दिए गए थे, निरीक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार होती थी, गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी गई थी कि वो ये सब देखते थे कि काला बाजारी तो नहीं हो रही है। ठीक है, इस प्रकार जो संपूर्ण जानकारी है वो किस तक पहुंचती थी? सुल्तान के पास। ये सारी गल्ला मंडी की जो रिपोर्ट है वो किसके पास पहुंचती थी प्रतिदिन की? वो सुल्तान के पास पहुंचती थी। इस प्रकार से गल्ला और मंडी बाजार का प्रबंधन किया हुआ था। इसके बाद जो दूसरा अगर हम बात करते तो वो आता है सराय ए अदल, मतलब न्याय का स्थान। यह अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित दूसरा बाजार था। इसमें कपड़े, चीनी, जड़ी बूटियाँ, घी, सूखे मेवे, नमक, रेशमी आदि कपड़े इसमें आते थे। मतलब ये निर्मित वस्तुओं का और विदेशी वस्तुओं का जो स्थान था वो था, जिसको सराय ए अदल कहा जाता था। मतलब यहाँ पर देशी वस्तुएं भी थी जो निर्मित होकर आती थी और विदेशी वस्तुओं का ये स्थान था, जिसको सराय ए अदल कहा जाता था। इसमें सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित थे और केंद्र जो था वो विदेशी वस्तुओं के लिए आयात के लिए सरकारी सहायता भी देता था। मतलब अगर कोई वस्तु विदेश से आ रही है उसके लिए आयात के लिए भी केंद्र के द्वारा सहायता मिलती थी। इस बाजार में टंका से लेकर 10,000 टंके तक के मूल्य चलते थे। मतलब इसमें क्या चलता था? इसमें टंका चलता था, मतलब चांदी के सिक्के इसमें चलते थे। और
इस प्रकार सराय अदल जो था ये दूसरा स्थापित बाजार था, अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित। ठीक है, तो इसमें क्या क्या समझ में आ गया आपको? इसमें क्या क्या होता था? इसमें जो भी निर्मित वस्तुएं हैं उसका ये मार्केट था, विदेशों की से जो वस्तुएं आती थी उसका ये मार्केट था, और अधीनस्थ जो प्रदेश थे वहाँ से जो वस्तुएं आती थी उसका ये मार्केट था। मतलब एक लोकल मार्केट के रूप में जो वस्तुएं निर्मित होती उसके लिए, जो अधीनस्थ प्रदेश है वहाँ से जो वस्तुएं आती उसके लिए, और जो विदेशों से वस्तुएं आती थी उन सब के लिए मार्केट था। यहाँ पर कपड़े, सूखे मेवे, जड़ी बूटियाँ, सूख और नमक, रेशमी वस्तुएं इत्यादि का ये मार्केट हुआ करता था। मूल्य निर्धारित था पहले से ही। केंद्र विदेशी वस्तुओं, अगर जो भी व्यापारी विदेशी वस्तुओं को मंगाता था, आयात करता था, उसके लिए भी केंद्र सहायता देता था। ठीक है, यहाँ पर जो मूल्य थे वो टंके से शुरू होते थे। ठीक है, जीतल से नहीं, किससे शुरू होते थे? टंके से। टंका जो था वो चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, जो कि एक टंका से लेकर 10,000 टंके तक का मूल्य निर्धारित था। ये आपको समझ में आ गया। तो एक हो गया मंडी और एक हो गया सराय ए अदल। इसके बाद आता है एक घोड़ों और मवेशियों का बाजार। ठीक है, इसमें क्या होता था? इस बाजार में घोड़े, दासों और मवेशियों की बिक्री होती थी। किस किस की बिक्री होती थी? बाजार में घोड़ों की, दासों की और मवेशियों की। अलाउद्दीन ने इस बाजार को दलालों से मुक्त रखा था। मतलब किसी भी तरह का यहाँ पे कोई दलाल जो हो सकता है, जो मीडिएटर का काम करता था, वो इसमें नहीं था। सीधे व्यापारी और ग्राहक का ये बाजार हुआ करता था। सभी प्रकार के घोड़ों, दासों और मवेशियों के मूल्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, इसमें जो उत्तम किस्म के घोड़े होते थे उनका जो मूल्य था वो 100 से 120 टंके। कमजोर जो घोड़े होते थे उनका मूल्य रखा था 60 से 70 टंके, और भारतीय टट्टू जिसको खच्चर कहते हैं उसके मूल्य 10 से 20 टंके निर्धारित कर दिए गए थे। मतलब यहाँ पर भी क्या होता था? मूल्य पहले से निर्धारित कर दिए गए थे। ये जो बाजार था ये घोड़ों, दासों और मवेशियों का मार्केट कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसमें ये 3 प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की गई थी। इन बाजारों के अतिरिक्त, इन बड़े बड़े बाजारों के अतिरिक्त कई छोटी वस्तुओं के मूल्य के उत्पादन भी निश्चित कर दिए गए थे। बाजार व्यवस्था की देखरेख अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत नाम के एक विभाग की स्थापना भी की थी। मतलब ये जो बाजार था इसका तो हमने देखा कि मंडी के लिए भी एक अलग ही जो था मलिक काबूर, जो शहनाई मंडी था, अधीक्षक था, उसकी नियुक्ति कर दी गई थी। साथ ही जो ये पूरे बाजार था, ये बाजार की व्यवस्था को देखरेख करने के लिए एक विभाग की भी स्थापना कर दी गई थी जिसको कहते हैं दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत, इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो भी नियम इत्यादि कर दिए गए थे उसको ना मानने वालों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान रखा गया था। इसके फलस्वरूप उसके शासनकाल के दौरान न किसी मूल्य में परिवर्तन आया और न ही वस्तुओं की कभी कमी महसूस हुई। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी ये भी आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण, इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार किया था। और अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि उसने इतिहास में जो आर्थिक सुधार जो उसने किए हैं वो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। यही कारण है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं तो उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसकी भू राजस्व प्रणाली को पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले जितने भी अगर हमने देखे जो भी सुधार कार्य किए गए थे उसमें सबसे बेहतर अगर सुधार की अगर हम बात करते तो वो ये माना जाता है। इस प्रकार आज हमने इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जाना। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 1316 तक ये शासन में रहा। 1316 में इसकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, और दिल्ली के जामा मस्जिद में इसके मकबरे में अलाउद्दीन खिलजी को दफनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासन में आया वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शिल्क। अलाउद्दीन खिलजी के बाद
दक्षिण के जो सेनापति था मालिक काफूर, उसने अलाउद्दीन खिलजी के अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान और स्वयं को उसका संरक्षक घोषित किया दिया, और जो षड्यंत्र करके उसने उसके सारे रिश्तेदारों की हत्या कर दी। किसने? मलिक काफूर ने। जिसके बाद कुतुबुद्दीन शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी, ठीक है, और खुद को उसने 1316 में खुद को उसने सुल्तान घोषित कर दिया, और ये पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, ठीक है। अल इमाम, उल इमाम व खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की, ठीक। अलाउद्दीन के सभी कठोर नियम की समाप्ति कर दी थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, और उसके द्वारा जो भूमि ले ली गई थी, जो भूमि अधिग्रहण की अगर हम बात करते हैं ना, भू राजस्व प्रणाली में जो बात की थी, खलीसा भूमि थी, और जो दोआब क्षेत्रीय भूमि थी, और जो दान वक्फ के द्वारा दान ली गई जो भूमि थी जिस पर केंद्र नियंत्रण रखा हुआ था, उन सब भूमियों को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने, जो उसके मालिक थे, उनको लौटा दिया, ठीक। जो अलाउद्दीन द्वारा ली गई भूमि थी उसके वैध स्वामियों को लौटा दिया। 1318 में दक्षिण अभियान किया, जिसमें देवगिरी को जीतकर सल्तनत में मिला लिया। और जो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, इसने ये शासनकाल तो किया ही, लेकिन इसके साथ ही जो इसके नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं, तो देवगिरी को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना अलाउद्दीन की दक्षिण नीति के विपरीत था। अलाउद्दीन की नीति क्या थी? वहां से धन संपत्ति प्राप्त करना, लेकिन इसने क्या किया था, वो उसको अपने राज्य में ही मिला लिया था। सन 1320 में खुसरो खां के द्वारा, जो कि इसका एक विश्वास पात्र भी था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, इसके द्वारा ही कुतुबुद्दीन शाह खिलजी की हत्या कर दी गई। उसके बाद खुसरो खां स्वयं सुल्तान बन बैठा। लेकिन जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय पर जो सीमांत का क्षेत्र का सूबेदार था गाजी तुगलक, इसने खुसरो खां का विरोध किया और उससे इस्लाम विरोधी युद्ध भी किया। इस युद्ध में खुसरो पराजित हो गया और एक तरह से जो सत्ता पर नियंत्रण था वो गाजी तुगलक हासिल कर लिया। इसी गाजी तुगलक को हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिसने बाद में फिर तुगलक वंश की स्थापना की। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने खिलजी वंश को जाना, खिलजी वंश में जो शासक थे उनके बारे में जाना, अलाउद्दीन की जो साम्राज्य विस्तार नीति थी उसको हमने जाना, आर्थिक सुधार जिस प्रकार किए गए थे उन सबको आज हमने विस्तार से जाना। इस वीडियो से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमें बेफिक्र होकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही जो हम अगले लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।